अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं पेरिस से मंजूर जंजुआ। अपना प्रोग्राम शाज़ेलीज़े लेके आज पाकिस्तान के फेस्टिवल जो हर साल फ्रांस में होता है विले बेल से हाज़िर हूं। अस्सलाम वालेकुम और तमाम कम्युनिटी को फेस्टिवल में खुश आमदीद कहते हैं। आज हमारी मेहमान हैं, पेरिस में एक अरसे से मुकीम है और सहाफ़त के शोबे से इनका ताल्लुक़ है। बिजनेस वूमेन हैं, समाजी कारकुन हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं इनकी। आज उनसे बात करते हैं और उनसे उनके ज़िंदगी के सफ़र के बारे में जानते हैं। फ्रांस के जो कब से आई हैं, उनकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं, उनके एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं। तो हमारी आज की मेहमान हैं नासरा खान साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह का एहसान। आप सुनाएं, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी इन योर इंटरव्यू। जी मैं ये जानना चाहूँगा कि आप ये बताएं कि आपका फ्रांस में आने का सफ़र कब से शुरू हुआ और पाकिस्तान के जो जिस इलाके से आपका ताल्लुक है कुछ उसका बैकग्राउंड पेश करना चाहें तो हमारे नाजरीन के लिए बड़ा दिलचस्पी होगी उसमें। जी थैंक यू। मैं बेसिकली कोयटा से हूँ, लेकिन मैंने स्टडीज़ जो हैं वो कराची में की हैं। बॉर्न कोयटा में हुई थी जी। तो फ्रांस में मेरा आना हुआ है 99 में। जी जी। और उसके बाद उससे पहले मैं लंदन रहती थी, वहाँ पे 3-4 साल रही हूँ। फिर उसके बाद फ्रांस आए तो बस फिर यहीं के होके रह गए। और यहाँ पे आने के बाद फिर उसके बाद आपको पता है पेरिस का एक चार्म है, तो बस यहीं पे ही हम सेटल हो गए। तो आपका सहाफ़ती जो सफ़र है जर्नलिस्टिक लाइन में किस तरह आई हैं और कहाँ से शुरू हुआ आपका सफ़र और क्या कुछ किसके? मुझे तो लगा एक लंबी लिस्ट है आपके जिन जिन अखबारात और न्यूज़ मीडिया ग्रुप से आपका ताल्लुक है, तो वो जरा बताइए उस हवाले से। वो ऐसा है कि जब मैं यहाँ पे आई तो मेरा पाकिस्तान में मेरे जो वालिद साहब थे वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ होते थे। मतलब पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक रहा। जी जी, बड़ी काफी फ्रेंड थे उनके। जी जी जी। तो लेकिन मैंने कभी सियासत में या कभी इन चीज़ों में तवज्जो नहीं दी, क्योंकि पाकिस्तान में भी मैं डिबेट्स वगैरह, एंकर वगैरह, काफी इंटरव्यूज वगैरह करती थी। शौक था मुझे शुरू से। उसके बाद फिर ये हुआ कि जब मैं फ्रांस आई तो माशाल्लाह बच्चे थोड़े बड़े हो गए थे, तो मैंने कहा कि चलो कुछ काम किया जाए यहाँ पे कम्युनिटी में रह के। तो माशाल्लाह कुछ शुरू की फ्रेंड्स थी, उन्होंने हेल्प भी की। वो पीटीआई में भी मैंने कदम रखा उनके साथ और काफी माशाल्लाह पीटीआई के लिए काम किया। फिर मैं चाहती थी कि मैं ना खवातीन के लिए ना कुछ जर्नलिज्म में काम करूं, खवातीन के कामों को सामने लेके आऊं, या मैं एक जर्नलिज्म का मुझे बहुत क्रेज था शुरू से कि मैं जो हूँ यहाँ पे काम करूं उसमें। तो फिर मैंने पुकार इंटरनेशनल से ओपनिंग की। फिर उसके बाद तो बस एक प्रोग्राम मैंने पुकार का यहाँ पे किया, इंटरनेशनल राहिल रऊफ साहब का। फिर उसके बाद क्योंकि उन दिनों पाकिस्तान में रहते थे राहिल रऊफ, तो सारी जो मीडिया था वो मेरे हाथ में था। तो उसके बाद बस मेरे पास ना लाइन ही लग गई। मतलब लोग इतना क्रेज हो गया कि लेना है तो बस नासरा खान को ही अपने इदारे में लेना है। एक तो ऑनेस्टी से काम किया, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट की, क्योंकि आप जब तक किसी के साथ रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, ऑनेस्टी नहीं करेंगे, तो आपका काम भी नहीं बनेगा, ना सामने वालों का बनेगा। तो ये मेरा जर्नलिज्म का काम था। इस वक्त आप कौन से मीडिया ग्रुप से अखबारात हैं या बहुत ज्यादा डिजिटल हैं मीडिया, उनसे आप मुंसलिक हैं? उनकी जरा डिटेल बताइएगा। जी, मैं सबसे पहले पुकार इंटरनेशनल का नाम लूंगी कि मैं वहाँ की यूरोप की और फ्रांस की खवातीन को डील करती हूँ। उसके अलावा जज्बा इंटरनेशनल है, मेरा अपना जो है वो लेडीज फोकस है और वो अबू धाबी में रहती थी, उन्होंने मुझे मतलब टेक ओवर कर दिया है कि नासरा खान ये आप ही का है, आपने इसको करना है। लेडीज फोकस का। अच्छा, नहीं कह रही हैं कि वो पहले थी किसी और के पास था? अबू धाबी में रहती थी हमेशा। हाँ जी, अब उन्होंने छोड़ दी है। मतलब आपको आपने टेक ओवर कर लिया? जी, मैंने ले लिया उनसे और मैं इंशाल्लाह उसका अभियंतो मतलब जल्दी उसका एक प्रोग्राम करूंगी। और इंशाल्लाह वो यहाँ पे लेडीज का ना उसमें मैगजीन है, तो जितनी भी इंटरनेशनल लेडीज जो भी वर्क करती हैं उनके हिसाब से उसमें सारा काम होगा। लेकिन मुझे अपनी इतनी निजी मसरूफियत है कि उसकी वजह से अभी तक मेरा मतलब वो हो ही नहीं रहा। जी, तो आप
चीफ एडिटर हैं लेडीज फोकस की, पाक यूरो न्यूज की डायरेक्टर हैं, जी। जज्बा न्यूज की डायरेक्टर हैं, फ्रांस की पेरिस अदबी फोरम की सेक्रेटरी जनरल हैं, हाँ। पाकिस्तान प्रेस क्लब वुमेन विंग की सेक्रेटरी जनरल हैं। सेक्रेटरी। तो ये लेडीज का कितनी एक लेडीज हैं जो प्रेस क्लब में हैं या जर्नलिस्टिक लाइन में हैं, क्या एक्टिव हैं इतनी ख्वातीन के आपने प्रेस क्लब बना लिया माशाल्लाह? नहीं, प्रेस क्लब तो साहबजादा अतीक और मियां अमजद का है। जी, जी। प्रेस क्लब तो मैं उसमें जो वुमेन है, अच्छा, वुमेन विंग की हैं अलग वुमेन से। विंग की जनरल सेक्रेटरी, उनकी सदर जो है वो आसफा हाशमी है और मैं जो हूँ वो जनरल सेक्रेटरी हूँ। जी, जी। और इसके अलावा पेरिस अदबी फोरम जो है वो पहला फ्रांस का जो है वो अदबी फोरम है और उन्होंने मुशायरे वगैरह बहुत करवाए। अभी इंशाल्लाह 7 तारीख को उनका भी प्रोग्राम हो रहा है, तो मैं उसकी भी जनरल सेक्रेटरी हूँ। अच्छा, तो आपके समाजी काम भी काफी हैं, एक्टिव नजर आती हैं हर महफिल में, हर ऐसा प्रोग्राम जो कम्युनिटी में होता है उसमें सियासी हो, समाजी हो, इवन दीनी मिलाद के प्रोग्रामों में आप नजर आती हैं। उस हवाले से कुछ बताइए कि ये जज्बा किधर से आया? सियासी प्रोग्रामात हो, दीनी प्रोग्रामात हो, उसकी तो आपको पता है कि रूही बानो जो है हमारी बहुत अच्छी फ्रेंड है, दोस्त हैं, उन्होंने माशाल्लाह बहुत सारे मिलाद ऑर्गेनाइज किए हैं और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें वो करती हैं। तो वो ज़ाहिर बात है फ्रेंड्स का साथ होता है और मैं फिर वो न्यूज़ वगैरह के सिलसिले में जो है जाती हूँ। और क्योंकि मीडिया का है मेरे पास सारा डिपार्टमेंट, तो जहाँ तक लेडीज़ की बात है कि आपने सवाल किया था कि मीडिया की, तो मुझे इतना पता नहीं है कि मीडिया में कौन काम कर रहा है, लेकिन मैं तो बाकायदा डायरेक्टर्स हूँ, तो मेरा अपना कोई पेज नहीं है। एक पेज होता है, कुछ लोग उस पे काम करते हैं, तो मेरा तो अपना डायरेक्टर है। मैं तो हर एक जगह की यहाँ की डायरेक्टर हूँ, तो मेरा तो जो काम होता है वो मीडिया का, वो बाकायदा उसकी प्रिंट आउट्स होते हैं, उसकी मतलब न्यूज़ें लगती हैं, वो एक जदीद तरीके से टेक्नोलॉजी से उनकी न्यूज़ें लगती हैं। मतलब आप कह रही हैं कि आपका पेपर भी प्रिंट होता है और डिजिटल मीडिया में भी आप प्रॉपर रोजाना की बुनियाद पे उस पर काम हो रहा होता है। तो आप बिजनेस वुमेन भी हैं, आप मुख्तलिफ जगहों पे स्टॉल भी लगाती हैं, गारमेंट्स में भी आपकी दिलचस्पी है, इस हवाले से कुछ बताएं। जी, गारमेंट्स का ऐसा हुआ कि जब मैं कोई कपड़े अपने लिए चॉइस करती थी तो मैं कहती थी कि मैं कम्युनिटी को भी कुछ अच्छा मतलब प्रमोट करूं, उनको अच्छी चीज़ें बताऊं। हालांकि यहाँ पे माशाल्लाह सभी अच्छा पहनते हैं, तो मैंने ब्रांड को सोचा कि जितने भी पाकिस्तान के हमारे ब्रांड्स हैं तो हम उनको लॉन्च करती हूँ मैं। तो मेरी वहाँ पे पाकिस्तान में टीम है जो ब्रांड के लिए काम करती है, जिसमें जेडॉट है, सना सफीनाज है और सफ़ायर है, बहुत सारे ब्रांड्स हैं। तो मैंने सोचा कि लोगों को अवेयरनेस के लिए ना मैं ब्रांड का काम करती हूँ, तो मैंने अपने पास सारे ब्रांड्स की जो है ना ओरिजिनल कॉपी नहीं करती हूँ मैं काम, मैं फेक काम को बिल्कुल लाइक नहीं करती। तो मैंने ओरिजिनल अपने पास सारे ब्रांड्स रखे हैं ताकि लोग जो आए वो ब्रांड्स को मेरे से लें। और माशाल्लाह इतनी सक्सेसफुल मुझे इसका रिजल्ट मिला कि लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया और लोगों ने कहा हमें बहुत अच्छे लगे आपके कपड़े, क्योंकि जाहिर बात है आपको पता है इस वक्त पाकिस्तान में भी तमाम जो जितना पाकिस्तान है वो सब ब्रांड कॉन्शियस है। जी जी, मतलब आप कह रही हैं कि जो जिन ब्रांड्स के आपने नाम लिए हैं उनकी अगर डिमांड लोग करते हैं कपड़े तो आपको पेरिस में अवेलेबल आप कर देती हैं उनको? वो उनको आपको यहाँ पे मेरे पास सारा ब्रांड मिलेगा, क्योंकि मैं अपना ब्रांड नहीं बना सकती हूँ, टाइम नहीं है। लेकिन जो ब्रांड के साथ काम करना भी किसी आपको पता है किसी आजाद से कम नहीं है। तो अल्लाह का शुक्र है कि वो जितने भी ब्रांड हैं और उन्होंने सब ने मुझे अपना यहाँ का एक एम्बेसडर बनाया हुआ है। तो आप ये बताएं कि एक सूट खरीदने के लिए कहीं पूरी तनख्वाह तो नहीं लग जाती? नहीं, ये ना हो अल्लाह का शुक्र है, गरीब लोगों को खरीद ना सके। नो, मैंने बिल्कुल मुनासिब प्राइजेस पे लोगों को कपड़े देती हूँ मैं। वहाँ के पाकिस्तान के बल्कि कॉस्टली लगते हैं, जब हम जाते हैं तो 25-50,000 तक के ड्रेसेस आते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने यहाँ पे इतना मुनासिब प्राइस रखा है। मिनिमम कितना है रेट? कम से कम जो सूट है मेरे पास से आपको 1000 से स्टार्ट होगा, 35 यूरो से जो है ना वो स्टार्ट होता है। 35 से स्टार्ट होगा कि आप उसमें अपने लिए एक अच्छा ब्रांडेड सूट की बात जी, लेडीज सूट। लेकिन मैंने अमीर अदनान है वो और जुनैद जमशेद, उनके जेंट्स की वैरायटी भी रखी ईद पे,
जी। और माशाल्लाह इतना मुझे अच्छा रिस्पांस मिला जी। कि वो मेरे से उसी वक्त सेल आउट हो गए ठीक है, कपड़े। तो ये मुझे बताएं कि आप के बारे में कहा जाता है कि आप लोगों को मशवरे देती हैं, खुराक खाना क्या खाएं क्या ना खाएं, तो आप एज ए न्यूट्रिशन भी काम कर रही हैं। जी। तो ये कुछ बताइए कि ये बाकायदा कोर्स किया है या देख के सीख लिया बहुत सारी चीजें? नहीं, मैं समझती हूँ, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। ये हेल्थ जो है ना, मैं कहती हूँ इस वक्त हमें किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं है, एक गुड हेल्थ की ज़रूरत है। जी जी। और अल्लाह पाक का शुक्र है कि मैं अपनी इस एज में भी माशाल्लाह ना मुझे कोई डायबिटीज़ है, ना शुगर है, ये ब्लड प्रेशर वगैरह इस टाइप की कोई भी, अल्लाह पाक का शुक्र है, मुझे कोई हड्डियों इस का एज की मुराद क्या, आप 100 साल की हैं? नहीं, 100 साल की तो नहीं हूँ, लेकिन ये कि आपके बच्चे तो जवान है माशाल्लाह, मुझे जवान पता बच्चे है। हैं। जी जी। बड़ा बेटा मेरा 28 साल का है, हाँ जी जी। तो मम्मा को मम्मा की तरह ही लगना चाहिए। जी, जी, लेकिन जी। मैं कहती हूँ कि मशवरे जो इसलिए मैं लोगों को देती हूँ क्योंकि लोग कहते हैं कि भाई आपने अपने आप को मेंटेन रखा हुआ है, तो उसकी क्या रीजंस है, आपने कैसे मेंटेन रखा है, कि मतलब फिगर आउट नहीं हूँ मैं, तो उसके लिए मैं अपने डाइट प्लान को फॉलो बहुत करती हूँ। और लोगों को भी मैं डाइट प्लान देती हूँ कि आपको अगर अपने आप को थोड़ा स्मार्ट रखना है, स्लिम रखना है, क्योंकि देखें आप अगर एक्टिव होंगे तो आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। अगर आप फिजिकली तौर पे अपने आप को हेल्दी नहीं होंगे ना, तो आप कोई भी काम नहीं कर सकते। तो आप अगर एक आम बंदा आपको आप पास आता है 40-50 साल वाला, तो उसको 2-4 मशवरे अगर आपको देने हो जल्दी जल्दी, तो क्या कहेंगे, क्या खाएं क्या ना खाएं? मैं उनको यही कहूंगी कि अपने डाइट प्लान में शुगर का इस्तेमाल एक आप बहुत कम कर दें। मतलब जो भी चीजें जिनमें शुगर है ज्यादा जी। है उसमें छोड़ दें, White जैसे राइस, sugar। व्हाइट शुगर। अच्छा, पहले तो डायरेक्ट शुगर जो है, व्हाइट शुगर व्हाइट को शुगर तो आप छोड़ दें, अपनी लाइफ से बिल्कुल निकाल ही आउट दें। कर दें। सोडास जो होते हैं, कोका वगैरह, जी ये जी जो बोसो होते हैं, जी कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट जी। ड्रिंक्स, इनको आप अपनी डाइट जी से निकालें। जी। आप बिल्कुल हेल्दी खाना खाएं, भरपूर खाना खाएं। लोगों का कॉन्सेप्ट ये है कि रात को खाना नहीं खाना चाहिए। मैं कहती हूँ रात को भी खाना खाएं, जी। लेकिन आप 7 बजे खाना खाएं, 7 साढ़े 7 बजे आप अपना खाना फिनिश्ड कर दें। जी। फिर अगर आपको ज्यादा ही नीड हो रही है किसी चीज की, तो आप थोड़े से ड्राई नट्स वगैरह जी। ग्रीन टी के साथ ले लें। ठीक। आप जितना मतलब अपने ड्राई फ्रूट आप कह रही हैं कि रात को वो थोड़े से जी ले एक लें, मुट्ठी आप खा सकते हैं। अगर जी, आपको बहुत ग्रीन टी क्रेविंग के हो साथ। रही है, जी, जी, और अगर आपको स्वीट की क्रेविंग हो रही है, तो आप, हाँ, इतनी अच्छी खजूर जो है जी। डाइट के लिए है, वो आप तो खा शुगर तो सकते उसमें भी हैं। बहुत ज्यादा है, लेकिन बल्कि सबसे ज्यादा है। नेचुरल है ना, जी जी ठीक। कोई बनावटी शुगर तो नहीं है ऐड ना। नहीं की गई उसमें। जैसे बहुत से लोग होते हैं वो मिठाइयाँ खाते हैं, केक पेस्ट्रीज खाते हैं, जी। मैं भी खाती हूँ, लेकिन हफ्ते में कोई एक दिन आप अपना चीट डे रख लें, उसमें आपने अपना डाइट के हिसाब से खाना है, जी। और आपने उस चीजों को खाना है जो आपके हेल्थ के लिए जरूरत है। अब जैसे कि फ्रूट है, आप फ्रूट भी खाएं, लेकिन 7 बजे के बाद आप लिक्विड फूड्स का इस्तेमाल ना करें, जैसे जिसमें पानी होता है लिक्विड, जैसे वाटरमेलन है, तरबूज जी जी और खरबूजे, ये चीजें आप रात में नहीं खाएं, इनके लिए आप दोपहर को खाएं। उसके क्या नुकसान क्या है? उसके नुकसानात ये हैं कि जो उनका पानी होता है ना, जब आप फ्रूट काटते हैं, आपने देखा तरबूज में कितना पानी जमा होता है, वो हमारे लिए अच्छा नहीं है। रात के टाइम आप उन चीजों को अवॉइड करें, जैसे बनान है, आप रात को मत खाएं, आप उसको दिन में 3 भी खा लें, कोई मसला नहीं है। और नाश्ते में आप डायरेक्टली उठ के जो है ना शुगर का इस्तेमाल ना करें। जैसे बहुत से लोग होते हैं वो डायरेक्ट उठते हैं, केक पेस्ट्रियां खाते हैं, या तो ये केक रस खाते हैं। मैं मना नहीं करूंगी, लेकिन मैं सिर्फ ये कहूंगी कि वो आपके लिए एक डायरेक्ट जो है ना आपके हेल्थ को अटैक करती है। सुबह सवेरे ही उसमें आपके खून में शुगर शामिल हो जाती है। ठीक, तो आप ऑरेंज जूस जो है वो ले सकते हैं, जूस अगर प्योर हो। जी बिल्कुल प्योर। उसकी इब्तिदाई आप ऑरेंज जूस से करें। आप एक हेल्दी नाश्ता करें, उसमें आप बॉइल्ड एग लें जी, आप सीरियल लें, यानी दलिया वगैरह टाइप, और पराठे नहीं खाएं। सही। और तली हुई चीजें आप बिल्कुल डायरेक्टली, जैसे सुबह लोग उठते हैं टोस्ट फ्राई करते हैं, मक्खन लगाते हैं, आप बिल्कुल वो नहीं खाएं। आप बिल्कुल डाइट नाश्ता जो है ना आपने इस तरह करना है कि वो आपको दोपहर तक थोड़ा हेल्दी रखेगा। फिर दोपहर में आप थोड़ा अपना जो भी सैलड वगैरह का इस्तेमाल करते हैं वो करें, लेकिन रात का खाना आपने ऐसा करना है कि आपको हैवी लोडेड खाना नहीं खाना। लेकिन अगर आप पार्टीज में गए, कोई जाहिर बात है हमारा यहाँ पे पार्टी सर्कल बहुत है, तो अगर आप पार्टी में गए हैं तो आपको चाहिए कि आप जो है ना अपना खाना जब आप खा रहे हैं तो दूसरे दिन
आप एक अदरक का कावा बना के सुबह में निहार मुंह वो जरूर पिए, ताकि वो आपको एक कंज्यूम होगा। मैं कोई एक्सरसाइज नहीं करती हूँ, लेकिन खाने का ख्याल रखती हूँ बहुत ज्यादा। तो ये मुझे बताएं कि इंडियन कई डॉक्टर्स हैं या जो आयुर्वेदिक के हैं स्पेशलिस्ट, वो कहते हैं कि जी हमें जो ना वो ज़्यादा इस तरफ हम रोटी के ऊपर अगर देसी घी लगाएं तो उससे शुगर नहीं बढ़ती। तो आपकी क्या ख्याल है, ऐसा कोई आया? आप कह रही हैं बिल्कुल ना लें जी कुछ भी, नहीं पराठे ना खाएं। मैंने देसी घी को नहीं कहा। ठीक, देसी घी तो बहुत अच्छा है, हमारे जो बड़े थे वो देसी घी खाते थे जी। लेकिन जो आप डायरेक्ट उठ के पराठे तेल में तल के खाते हैं। अच्छा, मतलब जो कुकिंग ऑयल में ना पका हो। जी बिल्कुल, कुकिंग ऑयल में पराठा ना पका हुआ हो। और उसके लिए मैं ये कहूंगी कि यहाँ तो आपको एक अपॉर्चुनिटीज हैं कि आप केयरफूड साइट पे ऐसे मक्खन मिलते हैं, घी भी मिलते हैं जो हेल्थ के लिए बने, जो एक कोलेस्ट्रॉल लेवल पे रखता है। वो मक्खन होता है ओमेगा के नाम से। आप वो मक्खन अपने पराठे में लगा के खाएं तो उससे आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, लेकिन तेल जो होता है ना ये नहीं खाएं, क्योंकि तेल बहुत हैवी लोडेड चीज है। ठीक, तो फ्रांस में जो ख्वातीन हैं उनके हवाले से कुछ बताइए। उनके सियासी काम को आप कैसे देखती हैं, उनके समाजी कामों को कैसे देखती हैं, उनके जो बिजनेस सर्कल्स हैं, उनका कारोबार है, उस हवाले से क्या क्या आपने पाया? कम्युनिटी की ख्वातीन कितनी एक्टिव हैं? कौन कौन से लोग हैं जो आप समझते हैं कि उनको ख्वातीन कामयाब हुई हैं बिजनेस में, सियासत में या समाजी कामों में? देखिए, ख्वातीन जो है ना, मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूंगी कि ठीक है मर्दों की हुकूमत हर जगह है, लेकिन हमारी ख्वातीन भी किसी से कम नहीं है। ख्वातीन में बहुत सी ऐसी ख्वातीन है जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया और कर भी रही हैं, और हम कहते हैं कि और भी ख्वातीन आए। लेकिन हमारा माशरा है तो वो कहता है कि ख्वातीन को घर बैठना चाहिए। यहाँ पे मैं इस प्लेटफॉर्म पे सबको ये कहूँगी कि देखें, ख्वातीन का किरदार हमेशा रहा है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी उनकी ज़ौजात जो थी वो भी उनके साथ होती थी। उसके बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो थे वो करबला में गए, उनके साथ ख्वातीन शामिल थी। इसके अलावा कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो थे, उनकी जो है बहन, उन्होंने भी अपने भाई के साथ 14 अगस्त के सिलसिले के लिए जो जद्दोजहद की, यानी कि पाकिस्तान आज़ाद करवाने में उनका भी बहुत बड़ा किरदार रहा। इसके अलावा रज़िया सुल्ताना है, झांसी की रानी है, ये सब ख्वातीन ही है। तो मैं समझती हूँ कि यहाँ पेरिस में माशाल्लाह बहुत अच्छी ख्वातीन है, सब ने बहुत वर्क किया है, सब बहुत वर्क कर रही हैं। इसमें सबसे पहले तो रुई बानो साहिबा का मैं जिक्र करूंगी कि वो जो है वो ऑर्गेनाइजर, बेहतरीन ऑर्गेनाइजर्स हैं। इसके अलावा ख्वातीन की तमाम ख्वातीन को साथ लेके चलती हैं। आसफा हाशमी हैं, वो पीटीआई की हैं, बहुत अच्छा काम करती हैं। इसके अलावा उन्होंने भी बहुत सारे माशाल्लाह काम किए हुए हैं। फिर सुमन शाह साहिबा हैं, हमारी नैना खान है, डिज़ाइनर हैं। इसके अलावा शाज मलिक साहिबा हैं। इसके अलावा हमारी बहुत सारी दोस्तें हैं जिनमें किरण भी हैं, और बहुत सारी मतलब ख्वातीन आप समझते हैं कि कामयाब हैं, बहुत कामयाब है, और बहुत भी, समाजी कामों में भी और बिजनेस में भी। जी बिल्कुल, अच्छी बात है। बहुत ज्यादा लिस्ट है, बहुत लंबी लिस्ट है। अच्छा, आपका सहाफती बैकग्राउंड भी है, लोगों से मिलते भी हैं, आपका अक्सर आना जाना होता है फैमिलीज में भी। तो यहाँ पे फ्रांस में फैमिलीज के क्या मसाइल हैं या उनका क्या हल बताती हैं आप, जो आपकी नजर से गुजरे हों, या समझती हैं कि ये इश्यूज हैं जिनको मतलब आपको मशवरा देना चाहें, या उसका कोई हल आप समझती हैं तो ये हल है? कुछ लोगों के तो पेपर्स के जो हल है वो तो कानून का मामला है, वो तो कोई किसी को। इसके अलावा लोग अपने बच्चों की शादियां अब यहीं ज्यादा कर रहे हैं, क्योंकि जाहिर बात है यहाँ पे बच्चे इधर ही जवान हुए हैं, दूसरी नस्ल तीसरी चल रही है। एक्चुअली पाकिस्तान से बच्चे आते हैं तो फ्रेंच की प्रॉब्लम होती है, लैंग्वेज इतनी जल्दी पिकअप नहीं हो सकता। हम इतने सालों से आ गए हैं, तो वीजा प्रोसेस भी पहले से की तरह नहीं है, लंबा हो गया है, डिलेज हैं। और आपको पता है हम लोग इतने अरसे से यहाँ पे हैं, लेकिन उस लेवल की फ्रेंच अभी हमारी भी नहीं है जो हमारे बच्चों की है। जी, क्योंकि हमारी जो इंटरनेशनल लैंग्वेज है वो तो आपको पता है
इंग्लिश है, जी जी और वो तो जल्दी पिकअप भी हमने स्कूलों कॉलेजेस में पढ़ा हुआ है। जी जी लेकिन यहाँ पे फ्रेंच लैंग्वेज की बहुत प्रॉब्लम है, तो जो खवातीन है वो मेरे ख्याल से लैंग्वेज के इश्यूज को भी लेके बहुत परेशान रहती हैं कि भाई सही। उनको जो डॉक्टर्स के रांडेवूज वगैरह, इंटरव्यूज वगैरह पे जाना होता है, यानी अपॉइंटमेंट्स पे जाना होता है, एक तो ये बड़ा इशू होता है। फिर वो कोई साथ अब ट्रांसलेटर रखना जी। शुरू कर दिया फ्रेंच लोगों ने, तो ये सारे मसले मसाइल तो दुनिया में हर जगह ही है जी। सर। तो पाकिस्तानी कम्युनिटी के जो मर्द हैं, आपका चूंकि सबके साथ उठना बैठना है, तो उनके हवाले से कोई गिला शिकवा या आपको समझते हैं कि वो कोऑपरेटिव हैं या आपको आगे नहीं आने देते, रुकावटें डालते हैं, उस हवाले से कुछ बात? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, मेरी तो बहुत रिस्पेक्ट है। तमाम जर्नलिस्ट मेरी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। पार्टी, जितनी सियासी पार्टियां हैं, चाहे वो हमारी पीटीआई हो, चाहे नून लीग हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, बहुत इज्जत करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बस थोड़ी सी मैं ये कहना चाहूंगी, क्योंकि देखिए दुनिया बहुत एडवांस हो गई है और कहाँ से कहाँ पहुंच गई है दुनिया। आप देख लें कि अरब ममालिक की जो खवातीन हैं वो हिजाब करती हैं, सऊदीया हो गई, दुबई हो गया, लेकिन वो भी मॉडर्नाइज हो गया है। वो लोग जो इस्लाम को इतना ज्यादा फॉलो करते हैं, लेकिन वो भी जो है अब मॉडर्नाइज हो गए। मतलब आप समझते हैं कि पाकिस्तानी कम्युनिटी थोड़ी सी अभी तंग नजर है, लिबरल नहीं है, लिबरल नहीं है, यही कह रही हैं? अच्छा। खवातीन जब आती हैं तो सबको अपनी फैमिलीज को भी लाना चाहिए। अगर कोई नहीं ला रहा तो मैं जोर जबरदस्ती नहीं करूंगी कि वो अपनी फैमिलीज को क्यों नहीं ला रहे। मिसाल के तौर पे कि वो अपनी बीवी को नहीं ला रहे, अपनी बेटी बहन को नहीं ला रहे। हो सकता है उनकी बीवी बेटी नहीं आना चाहे, लेकिन जो आती हैं उनको वो रिस्पेक्ट करें, और मैं समझती हूँ करते भी हैं, लेकिन अभी उस लेवल तक फ्रांस नहीं पहुंचा है। आई थिंक सो। जी, आखिर में कोई ऐसी बात आप जो करना चाहें, कोई मैसेज देना चाहें कम्युनिटी को, बच्चों को, जो फैमिलीज हैं उनको, या सियासी समाजी लोग हैं उनके लिए कोई मैसेज देना चाहें, या कोई ऐसा आप समझते हैं कि यार ये जो रुकावटें ये तो खत्म करें बीच में? सर जी, मैं तो एक बहुत नाचीज सी बंदी हूँ, मेरा आम तो लोगों इतना को लंबा कोई मतलब यहाँ काम नहीं है, बहुत पीछे हूँ अभी मैं बस ये कहना चाहूंगी कि आप अपनी हदूद जाने, आप इज्जत करवाना जाने। अगर कोई आपको रिस्पेक्ट जो है ना, मेरी नजर में सबसे बड़ी चीज रिस्पेक्ट है। अगर आपको इज्जत से कोई बुला रहा है स्टेज पे कंपेयरिंग के लिए, माइक दे रहा है, तो आप खुद बढ़ के मत लें, आप किसी को जगह दे उठ के। क्योंकि ये जो चीजें हैं ना, ये मैंने अपनी जिंदगी में बचपन से सीखी हैं कि आपको अपनी रिस्पेक्ट करानी है तो सबसे पहले आप दूसरों को इज्जत दें, और मुनाफिकत जो है ना इससे दूर रहें। क्योंकि मुनाफिकत जो है ना, इस्लाम में भी इसका आपको पता है कि मना है, और अच्छी बात नहीं होती कि आप पीठ पीछे बातें करें, लोगों की गीबतें करें, इन चीजों से आप बचें। आप देखिए कि ये जो हम जिस मुल्क में रह रहे हैं फ्रांस में, ये हमारे इनके साथ कोई रिलेशन नहीं है, सिर्फ हम एक कार्ड की बेस पे रह रहे हैं। यानी हमारे पास एक कार्ड 10 साल का है या नेशनलिटी है, तो लेकिन वो हमारे साथ एक ऑनेस्टी से चल रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे जब पता चलता है कि जो बेचारे लड़के हैं वो काम कर रहे हैं, लेकिन जो पत्रोन है यानी मालिक है उनको तनख्वाहें नहीं दे रहे, या उनको झूठ बोल देते हैं कि अभी नहीं है पैसे, आप बाद में आके ले, तो प्लीज आप काइंडली उनको भी इंसान समझे, उनको भी ये समझे कि वो भी यहाँ पे आके मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, तो कुछ पा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो आप उनको उनका हक दें। और दूसरा ये कि औरतों की रिस्पेक्ट करें, औरतें मर्दों की रिस्पेक्ट करें, क्योंकि रिस्पेक्ट सबसे बड़ी चीज है। और इस्लाम में भी ये कहा है कि रिस्पेक्ट करना, आपका भी अमल अच्छा आएगा और दूसरे का भी। बहुत शुक्रिया जी। ये थी नासरा खान, पेरिस की मशहूर मारूफ जर्नलिस्ट और बिजनेस वुमेन। इनकी बातें आपने सुनी। आज पाकिस्तान के फेस्टिवल विलियल में हम बैठे हैं। इनकी बातों में से आपको क्या पसंद आया, क्या अच्छा लगा, उस पर कमेंट्स कीजिएगा। अपने मेज़बान मंजूर जंजुआ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।